इसके पहले हमने इसका 2 पार्ट बना दिया है। अब इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ओम्स लॉ, ठीक है? ओम्स लॉ यानी कि ओम का नियम, ठीक है? ओम का नियम, ठीक है? देखिए, ओम जो है ना एक जर्मन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक लॉ का इन्वेंशन किया था, ठीक है? उस लॉ को ही ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है? इन्होंने बताया था कि कोई कंडक्टर जिसकी फिजिकल स्टेट में बिना चेंजिंग किए, यानी कि कोई जिसकी ऐसा वायर कह सकते हैं सर्किट जिसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है? तो उसमें लगाया गया जो पोटेंशियल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है? तो फ्लोइंग द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, है ना? डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है? कोई सर्किट हो, ठीक है? और उसके उस सर्किट में जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाएंगे यानी कि वी, है ना? उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस सर्किट में करंट फ्लो होता है, ठीक है? इन्होंने बताया, मान लीजिए ये एक सर्किट है ना? ये कोई वायर है ना? इस तरह से, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने हैं, है ना? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी पर, है ना? इसके दोनों एंड पॉइंट पर, इस ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट। अब इस एंड पॉइंट पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, है ना? करंट, देखिए करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है? तो इसके एंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है यानी कि वी लगाया गया है, वही डिपेंड करता है इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, है ना? तो ओम ने ही बताया था कि किसी सर्किट के दोनों एंड पॉइंट पर लगाए गए पोटेंशियल से उसमें उत्पन्न होने वाली धारा यानी कि करंट को जो है ओम का नियम कहते हैं। करंट के रेशियो को, अनुपात को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है? तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए, है ना, इस तरह से V और ये करंट, ठीक है? किसी सर्किट के एंड पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है V और उसमें बहने वाली जो धारा है करंट का रेशियो जो होता है, उन्होंने बताया था कि या ऐसे कह सकते हैं, चलिए इसको बता देते हैं, बताया था कि एक नियतांक होता है ना? ये डायरेक्ट इस तरह से आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, है ना, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट फ्लो होगा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, है ना? जितना, अब ये होता क्या है कि इस पॉइंट पर जितना भी वोल्टेज लगाए और इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर 10 वोल्ट लगा हुआ है ना? तो 5 और 10 वोल्ट लगा है, यानी कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है, ठीक? तो जितना 5 वोल्ट का है, अब 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो भी करंट मान लीजिए 2 एम्पियर या 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है ना? करंट जो हो रहा है यहाँ पर फ्लो कितना? 2 एम्पियर, मान लीजिए 5 वोल्ट से 2 एम्पियर। अब कुछ देर बाद यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको बढ़ा के 50 कर दिया जाए, ठीक? दूसरे पॉइंट पर, तो अब इनके पोटेंशियल जो यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया जाएगा वो 50 है। तो अब इसके बीच का अगर अंतर आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो 45 का है, कितने? यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट बढ़ता चला जाएगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट भी बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि आई का डिपेंड करता है वी पर, जैसे जैसे वी का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आई का मान बढ़ते जाएगा। ओम ने क्या किया, इस व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, आई इक्वल टू, इसको थोड़ा और सीधा कर लें, v इक्वल टू वी, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i, है ना? है ना? अब इसमें हम क्या करें कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाएंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा क्या, इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल लगाएंगे तो इसकी शर्त ये होगी कि जब ये प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो ये अपने साथ एक कांस्टेंट लेकर के आएगा, और उस कांस्टेंट को ओम ने आर माना था। क्या माना था? आर माना था। और इसलिए इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए तो आर को यहाँ रोक करके हम लिख सकते हैं वी अपॉन आई। तो समझ गए, ये यही जो है यहाँ पर आया था, देखना, v अपॉन आई इक्वल टू नियतांक, और ये नियतांक कुछ और नहीं, ये नियतांक आर ही है। ये आर को जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये प्रतिरोध है, क्या है? प्रतिरोध, ठीक है? इसका इसका जो है साइन इस तरह से ओम होता है। तो ये ओम का नियम है। ओम ने यही बताया था कि किसी भी तार के दो एंड पॉइंट पर जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, है ना, उतना ज्यादा उसमें करंट
फ्लो होगा, यानी कि जो करंट फ्लो होने का जो दर है, जो जो रेट है, जो स्पीड है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना। तो ये ओम ने बताया था, वी आई इक्वल टू आर, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट का नाम है आर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। और दूसरी चीज, इसी ओम के नियम में, ओम्स लॉ, और दूसरी चीज इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ओम का नियम ने जो बताया था कि इसका वी और आई का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हमने ये कह दिया कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना। तो ये कैसे इसको समझेंगे, अगर बाई ग्राफ समझे तो उन्होंने ये भी बताया था कि वी आई का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि मान लीजिए ये जो है क्या है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। एम्पियर मान लीजिए, इधर इसको एम्पियर मानते हैं और इसको वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा का मान, करंट का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि अभी इसको हम समझते हैं कुछ इस तरह से, देखना। जब हम वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पर 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। यानी कि अभी मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज पहुंच गया, तो करंट कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है। जब वोल्टेज 2 हो गया, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो गया, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो करंट यहाँ पहुंच जाएगा। यानी कि इससे आप ये समझिए कि इसकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना इस पर, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको एक क्या मिलता है, एक सीधी लाइन मिलती है ना, स्ट्रेट लाइन मिलती है। वी आई के जो बीच जो लाइन होती है, वी आई के बीच, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध, देखिए, प्रतिरोध का मतलब क्या है, वैद्युत का मतलब तो आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस यानी कि ये हर जगह पर रेजिस्टेंस हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस हो, चाहे सोशल सोसाइटी में, यानी कि समाज में भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई काम करने वाले हैं या आप एक किसी सफलता के मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वो आपके लिए एक प्रतिरोध का काम करेंगे, है ना। वो आपको रोकने का काम करेंगे कि आप ऐसा ना कर पाए, आप सफल ना हो, है ना। आपको जो रोकने का काम करता है, जो बाधा डालता है आपके काम में, वही प्रतिरोध है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध है, ऐसे सोसाइटी में प्रतिरोध होता है, तो हर जगह पर प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध का मतलब हम एक ही जो है शब्द में बताना चाहेंगे तो होता है रुकावट, है ना, या कह सकते हैं रोकने वाला, है ना। रोकने वाला ये प्रतिरोध होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो करंट, इस बार जो वायर है, इस वायर में जो करंट फ्लो होने वाला है, इसको कोई रोक रहा है। इसमें कुछ जो है अपद्रव्य मिले हुए हैं, कुछ इसमें ऐसे पार्टिकल्स मिले हुए हैं जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, है ना। हर हर एक मटेरियल, हर एक मेटल में जिसमें करंट फ्लो होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस सब में होता है। और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बैठ कर लकड़ी मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, है ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंस भरा हुआ है, इसलिए तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। इसमें जिसमें करंट फ्लो होता भी है, उसमें भी रेजिस्टेंस होते हैं, बस अंतर इतना है कि कम होते हैं, है ना। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बीच बीच में कुछ जो है अपद्रव्य मिले हुए हैं, ठीक है, फालतू के जो है मॉलिक्यूल्स भरे हैं। वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, ये रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन ना जा पाए। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो करंट भी नहीं आएगा।
तो इस तरह से ये जो बीच बीच में जिनको रोकने का काम करते हैं ना, बाधा जिसको कह सकते हैं, ये बाधा बनता है इलेक्ट्रॉन को चलने में, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की अगर हम बात करें, तो जब किसी भी चालक के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें धारा बहने लगती है ना। जैसे ये चालक तार है, अब इसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक तरफ मान लीजिए 0 वोल्ट है और एक तरफ 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर अब इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया है। क्या कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया है। तो अब इसके बीच में करंट फ्लो होगा। अगर यहाँ भी 10 वोल्ट होता, तो दोनों जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बराबर है, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना, 0। तो इस केस में करंट फ्लो होने वाला नहीं है, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगा, तो हमको यहाँ पर 0 वोल्ट देना होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे दिया इसमें 10 का, इसके बीच कितने का गैप है, अब 10 पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, अब करंट फ्लो होगा। तो जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य हम विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें धारा बहने लगती है ना। तो उसके मध्य जो धारा बहने लग रहता है ना, धारा बहती है, करंट। तो इसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और इसमें बहने वाली धारा यानी कि आई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि इसको हमने नियतांक बताया था ना, नियतांक यानी कि V अपॉन आई इक्वल टू आर, यही आर ही तो वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध, यही आर वैद्युत प्रतिरोध है। तो लगाया गया विभवांतर और उसमें उत्पन्न धारा का जो अनुपात होता है वही वैद्युत प्रतिरोध है। इससे ये प्रतिरोध इसमें करंट को फ्लो होने से रोकता है। बस इसमें कम मात्रा में है तो कुछ करंट फ्लो हो जाते हैं, जिसमें ज्यादा है उसमें बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता। चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है ना, किन बातों पर निर्भर करता है कि किसी भी चालक है तो उसका प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला तो है तार की लंबाई, दूसरा है तार की मोटाई, तार के क्षेत्रफल पर, और तीसरा डिपेंड करता है तार के पदार्थ पर, तार के पदार्थ पर, है ना। तो इन सभी बातों पर जो है, तो अब हम बात करते हैं चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो उसमें रुकावट डालने वाले जो कण होते हैं, वो किस बात पर निर्भर करते हैं, या जो बातें होती हैं। तो पहला तो निर्भर करता है तार की लंबाई पर, दूसरा है तार के क्षेत्रफल पर या तार की मोटाई कह लीजिए, जैसे जैसे उसकी मोटाई बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे उसका जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। तार के पदार्थ पर, ठीक है, तार का जो मटेरियल है, कौन सा वाला जो है मटेरियल है, इन बातों पर निर्भर करता है। देखिए तार की जो लंबाई है ना, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर तार की लंबाई को बहुत ज्यादा कर दें, यानी कि लंबाई को बढ़ा देंगे, तो उसमें जो है फ्लो हो रहे करंट की जो दर है वो घट जाएगी। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं जो आई है, आई वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, है ना। जैसे जैसे लंबाई तार की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट घटता जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो हमारे मोबाइल के चार्जर 1 मीटर के ही क्यों दिए जाते हैं, 1 मीटर या थोड़ा सा बढ़ा दिए थोड़ा सा घटा दिए, 10-5 मीटर का क्यों नहीं दे देते कि चार्जर कहीं और लगा दो और उसको जो है लेकर के आओ, जहां लेटो बेड पर वहां पर जो है मोबाइल चार्ज कर लो, है ना। ऐसा कर देने से क्या होगा, अगर अगर वायर बढ़ा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे मटेरियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें इसमें जो है क्या नाम है, रोकने वाले पार्टिकल भी बढ़ते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाने के कारण क्या होगा कि करंट पूरा नहीं आ पाएगा या करंट कम हो जाएगा, तो मोबाइल चार्ज नहीं होगी। इसीलिए मोबाइल का चार्जर का जो वायर है
है ना। डाटा केवल वो कितना है, केवल 1 मीटर के आसपास का दिया जाता है लगभग, है ना। क्योंकि अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो करंट घट जाएगा, फिर मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगी। या मान लीजिए प्रेस यानी कि हीटर का हो गया, है ना, या जो है प्रेस का हो गया, ये सबका वायर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। बढ़ाने को तो बढ़ा देंगे, बहुत दूर लगा के चले आए और यहाँ बैठ के आराम से जो है उसका आनंद लें। लेकिन ज्यादा वायर की लंबाई हो जाने से उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे और करंट कम पास होगा और हीटिंग ज्यादा होगा, है ना। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं जिस तार में, उसमें ज्यादा हीट जनरेट होने लगता है और उसके हीट जनरेट होने से फिर तो तार मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो यही होता है। ऐसे समझिए सर, वेल्डिंग की जो मशीनें होती हैं, वेल्डिंग, उसमें करंट कम होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो तुरंत हीट हो जाए, है ना। तो वहां पर क्या होता है, वो एक मशीन में वैसी पावर दे दी जाती है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी, तो मान लीजिए अभी इतना बड़ा तार है ना, इतने बड़े तार में मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर ये अपद्रव्य है जो करंट को रोकने का काम कर रहा है। अब यहाँ से करंट पास करेंगे तो इतने ही 4-5 लोग ही रोक रहे हैं सिर्फ। लेकिन अगर यही तार इतना लंबा कर दोगे, है ना, इतना लंबा कर दोगे तो ऐसे बीच बीच में, है ना, ये सब रजिस्टेंस ही तो है, ये रोकने का काम करेंगे। तो करंट तो हम उतना ही दे रहे हैं, करंट उतना ही जा रहा है और रोकने वाले बहुत हो गए। तो अब समझ गए ना कि करंट कम ही हो जाएगा। तो तार की लंबाई बढ़ा देने से क्या होता है, करंट घट जाएगा, यानी कि उसके इनवर्सनली प्रोपोर्शनल घटेगा। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू और घटेगी करंट की। बात करें हम तार के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना प्रतिरोध, है ना। तो आर की अगर बात करें, आर ही है, जैसे यहाँ पर ये समझिए आप, अगर लंबाई बढ़ रही है करंट घट रहा है तो इसका मतलब कि इसमें आर की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो आर होगा यहाँ पर, वो आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, यल होगा, है ना। इसको हम चेंज करें तो ये इस फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं, सीधी सी बात है। अगर करंट घट रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पर करता है, यल पर। तो हम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल भी लिख सकते हैं, है ना। बात करें तार के क्षेत्रफल पर, है ना, तो तार का क्षेत्रफल, जैसे अब यहाँ पर भी आर का ही मैटर है, ठीक है, आर ही यहाँ पर बढ़ने घटने हैं। तो अगर तार का क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, ठीक, क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, इस तरह से, है ना। ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तार के क्षेत्रफल पर जो करंट डिपेंड करता है वो आर डायरेक्ट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू ए होता है ना। अब यहाँ पर जैसे जैसे एरिया बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटता जाएगा। अब आप समझिए बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार मान लीजिए पतला सा तार है ना, इतना पतला तार है, ठीक। अब इसमें जो कुछ भी करंट जा रहा है वो तो जा ही रहा है। अब इसमें ऐसे कहीं मान लीजिए बीच बीच में कुछ अपद्रव्य मिले हुए हैं जो करंट को रोकने का काम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या कर दिया जाएगा, अभी यहाँ से मान लीजिए ये लाइन हमने दिखाया है, करंट की 2 लाइन सिर्फ जा रही है। तो ये 2 लाइन इस इतने सारे जो है क्या नाम है अपद्रव्य को फेस करेगी। जब हम इसकी मोटाई को बढ़ा देंगे, इतना मोटा मान लीजिए कर दिए, ठीक, तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा करंट की लाइनें जाएंगी, है ना, बहुत ज्यादा करंट एक साथ एंटर करेगा। तो अभी भी रोकने वाले इसमें है ना, रोकने वाले हैं इसमें, लेकिन एरिया बढ़ा देने से एक करंट का जो पावर है वो करंट भी तो बहुत ज्यादा जाने लगा अब। तो अब इसके जो बीच रोकने वाले हैं वो उसके कंपेरिजन में कम पड़ जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा कि करंट ज्यादा पास होगा, यानी कि ये आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि जब एरिया बढ़ाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस घट जाएगा, है ना। एरिया बढ़ा देने से रेजिस्टेंस घट जाता है, यानी कि वही मॉलिक्यूल्स जो अपद्रव्य है वो दूर दूर हो जाएंगे और करंट और ज्यादा जाने लगेगा। तो यहाँ पर करंट ज्यादा पास होता है।